आज हम एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व इक्वेशंस के कॉन्सेप्ट देखेंगे और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। तो सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है। देखिए सिलेबस जो है एनसीईआरटी के जो एनसीईआरटी रिलीज मतलब सीबीएसई रिलीज करती है, ये सिलेबस है और ये 2025-26 का सिलेबस है। तो ऐसा नहीं कोई सिलेबस पुराना है। तो मैंने यहाँ पर सिलेबस आपके लिए रखा हुआ है, आपको किस टाइप के क्वेश्चन तैयार करने हैं। तो सिलेबस में देखो, अगर आप देख रहे हो तो इसमें 3 कॉलम बने हुए हैं यहाँ पर। तो एक कॉलम में तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ इधर। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर कौन इसका दे रखा है कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए और सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओनली रियल रूट्स, वाई फैक्टराइजेशन एंड वाई द यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला, रिलेशन बिटवीन द, ये डिस्क्रिमिनेंट नेचर ऑफ द, ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम। और कॉम्पिटेंसीज में किस टाइप के डेमोन्स्ट्रेशन स्ट्रेटेजी ऑफ द फाइंडिंग रूट्स डिटरमाइन। तो देखो ये तो आपको पढ़ने से समझ में आने वाला नहीं है। जब तक आप पिछले साल के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको पता ही नहीं लगेगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैंने 2025 के सभी चैप्टर के जैसे 2025 के जितने भी सेट खुले थे, तो मैंने वहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अलग से वीडियो अपलोड कर रखे हैं उनको सॉल्व करके, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अलग से क्वेश्चन सॉल्व करके अपलोड कर रखे हैं। और जो जहाँ पॉलिनोमियल्स के अलग से मैंने क्वेश्चन सॉल्व, मतलब हर एक चैप्टर के जो जो चैप्टर में पढ़ाता जा रहा हूँ, तो आप वहाँ जाकर उन वीडियो को देख सकते हो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सारी चीज़ें। और हम अब अपने कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ये सिलेबस है, यहाँ पर आप जो है सिलेबस इसका ये डाउनलोड कर सकते हो। मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उससे जाकर आप इसे ये सारी चीज़ें पीपीटी जितनी भी होती है मैं वहीं पर अपलोड कर देता हूँ। और कुछ दिनों से मैं पीपीटी अपलोड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जल्दी कर दूंगा मैं शायद 2-4 दिन में, क्योंकि मुझको थोड़ा टाइम की प्रॉब्लम हो रही है। अब तो हम सबसे पहले हम ये अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, चैप्टर के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है, हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़नी है। तो मैं आपको पहले पॉलिनोमियल के बारे में बता देता हूँ। आपने पॉलिनोमियल पढ़ा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा। तो आपने किस टाइप का पॉलिनोमियल पढ़ा? क्वाड्रेटिक आपने पॉलिनोमियल पढ़ा था क्वाड्रेटिक, की पॉलिनोमियल हमारे पास ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो अगर आप इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, मैं यहाँ पर जरा एक चीज और बोल देता हूँ, और यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और यहाँ पर इक्वेशन के बारे में। तो इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन कुछ नहीं होती है, आपको ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, इसको जीरो को इक्वल कर देना है, तो दैट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक जितने भी पॉलिनोमियल है, तो अगर हम उनको जीरो के इक्वल कर दें तो वो इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं, पहली बात। यहाँ पर इनके जो जैसे अल्फा एंड बीटा, तो यहाँ पर हम इनको ना जीरोस बोलते हैं, जीरोस। लेकिन यहाँ पर अल्फा एंड बीटा को हम क्या बोलते हैं? इनके या तो फैक्टर्स बोल देते हैं या फिर इनके रूट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। तो कहने का मतलब होता है, अ, जैसे यहाँ पर हम फैक्टराइजेशन करते हैं कि दो नंबर लाओ ऐसे, मैं यहाँ पर पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूँ, दो नंबर ऐसे लाओ जिनकी मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए, प्लस माइनस करके ये आना चाहिए। सेम कॉन्सेप्ट दोनों जगह अप्लाई होते हैं, यहाँ भी वही अप्लाई होता है, यहाँ भी वही अप्लाई होता है। ठीक है, तो फिर अलग क्या है? देखो अलग कुछ नहीं है, ज्यादातर अलग कुछ नहीं है। तो पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा बताया गया है। फिर जो एक चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरो को इक्वल कर देते हैं तो वो जीरो में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये था। अब देखो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये हो जाएगी। ठीक है, अब इसी को हम आगे फर्दर पढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको इसके क्या क्या पढ़ेंगे, देखो एक चीज तो पहले समझ लो जरा। मेरे पास लिखा हुआ ए एक्स बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये लिखा हुआ है मेरे पास। तो अब मैं ये बोलता हूँ, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी? हाँ जी बिल्कुल होगी। अब मैंने एक दूसरा एक्सप्रेशन लिखा, ए एक्स बी एक्स इक्वल टू जीरो, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी? हाँ जी बिल्कुल जीरो, ये होगी। तो अब एक और एक्सप्रेशन लिखा मैंने, ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी? आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल होगी। अब मैंने एक और एक्सप्रेशन लिखा, ए एक्स स्क्वायर सी इक्वल टू जीरो। अब पूछा आपसे क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी? आपका जवाब होगा हाँ। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या ये ए एक्स बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी? आपका जवाब है नहीं। कैसे पता लगा नहीं? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर, ये ऐसे शब्द, मतलब ऐसे वेरिएबल पे स्क्वायर लगा होना जरूरी है, तभी उसके दो जीरोज होंगे। तो ये देख क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है।
ये एक लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो यहाँ से x की केवल एक ही वैल्यू निकल सकती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है x की वहां पर दो वैल्यू निकलेगी, और उसके मतलब दो वैल्यू निकलने का मतलब उसके दो अल्फा, एक अल्फा होगा एक बीटा होगा। ठीक है, तो एक तो ये आपको इस टाइप का पता होना चाहिए। अब डिस्क्रिमिनेंट वगैरह भी निकालते हैं कि भाई नेचर कैसे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको मतलब ज्यादा डिटेल में तो नहीं ले जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए। तो अब हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ऐसा कुछ होता है, लेकिन इसमें कंडीशन ये है a इज नॉट इक्वल टू जीरो। a की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। अगर a की वैल्यू आपने जीरो कर दी तो आप समझो क्या बनेगा, कितना आ जाएगा, x की आपने जीरो से मल्टीप्लाई करते हो जीरो, तो ये आ जाएगा। इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए हम जो है ए की वैल्यू जो है कुछ भी हो, वन टू थ्री फोर फाइव कुछ भी हो, लेकिन जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर जीरो होगी तो वो लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है, उसकी वैल्यू, उसकी वहां पर केवल एक ही वैल्यू निकलती है। तो ये मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एनसी जैसा नहीं कि बहुत ज्यादा और डिटेल। अब इनका जब मैं नेचर ऑफ द रूट्स बताऊंगा तो वहीं पर कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बताता चला जाऊंगा, बीच बीच में भी आपको सारी चीजें जहाँ यूज हो रही हैं वो बताता चला जाऊंगा। ऐसा नहीं कि मतलब पूरी तरीके से इसमें कुछ महाभारत भरा पड़ा है कि भाई कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। इवन अगर आपने, जब भी आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो आपको करना है क्या है, पहला पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ो, पॉलिनोमियल के बाद सीधा आप जंप करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। ठीक है, ये तरीका होता है क्योंकि दोनों में लिंक है। तो इसलिए मतलब इनको मतलब स्कूल वालों को भी यही ऐसी इसी हिसाब से पढ़ाना चाहिए कि वो, क्योंकि दोनों में लिंक है तो बच्चों को समझ में आना चाहिए कि भाई उसमें और उसमें क्या लिंक है। तो ये सारी चीजें उसमें थी। तो अब हम जो है अपने क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ज्यादा तो नहीं है इसके अंदर, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट भरे पड़े हैं, ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं नहीं। अल्फा बीटा जहाँ भी आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा, ये ऐसा नहीं है आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत है। ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.1 है। और यहाँ पर ये चेक करना है क्या ये जो इक्वेशन यहाँ पर लिखी हुई है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो अब आपको कुछ और चीजें मैं यहाँ पर बता देता हूँ, कुछ फॉर्मूला है जो आपको पता होने चाहिए। जैसे एक तो आपको मतलब ये फॉर्मूला कहीं भी यूज हो सकते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अब देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये हो सकता है होते हैं ये ऐसा, आप अगर मेरी जो बोर्ड की सीरीज देख रहे हो तो मैं वहां पर करा रहा हूँ तो ये सब यूज हो रहे हैं वहां पर। माइनस टू ए बी, और एक ये ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये जो फॉर्मूलाज हैं ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम नेचर कैसे निकालते हैं वो आपको मैं क्वाड्रेटिक कैसे होता है वो आगे सॉल्व करेंगे। पहले हम यही सारी चीजें इन्हीं का यूज कर कर, जैसे हमारे पास ये बताना है हमको कि नेचर वगैरह कुछ नहीं बताना, बस ये बताना है इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। जिसकी भी फॉर्म इस टाइप की आ गई, ठीक है, तो हम बोलेंगे वो क्वाड्रेटिक है। इस टाइप की, या फिर ऐसी, या फिर ऐसी, तो इनमें से कोई सी भी अगर फॉर्म, या ऐसी भी आ सकती है। अब दे भी बोर्ड में दे रखा था एक नंबर क्वेश्चन, ये ऐसी भी आ सकती है। तो इनमें से कोई सी भी जो फॉर्म आ जाती है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। पावर थ्री नहीं, पावर थ्री में क्यूबिक इक्वेशन होगी वो, तो वो एक पॉलिनोमियल मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो अब हम इनको सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन है, हम बताते जाएंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो अब देखिए हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, तो देखो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन पूछे गए थे। एक एक नंबर वाले क्वेश्चन पूछे गए तो मतलब आपकी जो एक्सपर्टीज होनी चाहिए क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने की होनी चाहिए। आप जाकर, मैं बार बार बोलूंगा, आप उसको जो पिछले साल के क्वेश्चन कहीं से भी देख सकते हो, ऐसा नहीं कि कोई मेरा ही आपको यहाँ पर देखना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप तैयारी कर रहे हो, मैं स्पेशली यहाँ पर स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स जिन्होंने लिया हुआ है उनके लिए बोल रहा हूँ कि आपको थोड़ा पता होना चाहिए। देखो एनसीईआरटी के अंदर मैं बार बार बोलता हूँ ये एक हैंडबुक है, इसके अंदर ज्यादा कुछ दे नहीं रखा है। तो आपको पढ़ने से ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है इसको, मतलब ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन हाँ आप इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते इसको, तो आपको दूसरा मटेरियल को जो है अप्रोच करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देता हूँ, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर और प्लस टू ए बी, टू मल्टीप्लाई वन मल्टीप्लाई एक्स, ये आ जाएगा, और यहाँ टू के अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो ये आ जाएगा टू माइनस सिक्स। तो कितना आ गया, इस पूरे सिस्टम को हम इधर ले जाते हैं,
ये जो इधर राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का 2x, ये इधर आपका हो जाएगा माइनस का, और ये प्लस का हो जाएगा इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हो यहाँ पर अब तो क्या हुआ, इससे कैंसिल हो गया और कितना बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर, और ये 1 + 6 कितना हो जाएगा 7 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो, अब हमको यहाँ पर ये चेक करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो अब यहाँ पर चेक करो, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ, ये जी बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस फॉर्म की आ गई है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। क्योंकि हमारी जो, अब लेकिन आप कहोगे इसमें तो कहीं एक्स आ ही नहीं रहा है। अरे कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे लिख दो, जो इक्वेशन है इसको ऐसे लिख दो, 0x + 7 इक्वल टू 0, बन गई इसी फॉर्म की। तो लिख दो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस इट इज द, सीधा लिख रहा हूँ मैं क्वाड्रेटिक, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आपको डिटेल में, 1 नंबर की क्वेश्चन है, सीधा चेक मार्क करना होता है, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। वैसे यहाँ पर मुझको और भी कुछ बताना था, लेकिन मैं अभी उसको जो है वो आपको वो नहीं करना चाहता हूँ कि परेशान हो जाओ आप बेवजह। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करो, -2 की 3 में मल्टीप्लाई करो, माइनस का 6, -2 की x में माइनस x में मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 2x आ जाएगा। ये जो राइट वाला एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये इसको मैं इधर ले जाता हूँ। तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर और माइनस का 2x, और इधर हो जाएगा प्लस का 6x, और ये माइनस का 2, प्लस का 6 और माइनस का 2x। तो देखो ये माइनस का 2x, ये माइनस का 2x, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ऑफ कोर्स इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इस फॉर्म की बन गई, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस आप लिख देना, यस इट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन में, जैसे मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पर ऐसा नहीं कि बहुत ही महाभारत करेगा आपके साथ कि भाई आपको हर डिटेल में लिखना है, नहीं। जहाँ चीज देखो, चीजें जहाँ लिखने की जरूरत है वहां लिखना चाहिए, जहाँ इग्नोर करने की जरूरत है उनको 1 नंबर के क्वेश्चन में क्या करोगे आप। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, अब हमको बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो आपको ये जो एक्स है, पहला वाला जो एक्स है, इस वाले क्योंकि दो ब्रैकेट लगे हुए हैं तो इस एक्स की इस एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स एक्स से मल्टीप्लाई हो जाता है एक्स स्क्वायर, फिर इस x की इस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1x, और 1 को चाहे मल्टीप्लाई में लगाओ या मत लगाओ। -2 की x से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2x आ जाएगा, -2 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2 आ जाएगा इक्वल टू, ये जो दो, अब चलते हैं इक्वल के राइट हैंड साइड में, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है x, इसकी दूसरे ब्रैकेट में लिखा हुआ है x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और इस x की इस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x, इस -1 की इस x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा, और इस -1 की मल्टीप्लाई करेंगे हम थ्री में तो माइनस का 3 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, कट करते हैं। कट करने का मतलब कुछ चीजें एक जैसी हैं जिनको कट करना जरूरी है। जैसे देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कैसा है, पॉजिटिव है, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर कैसा पॉजिटिव है। तो दोनों साइड अगर एक जैसी चीजें लिखी हुई हैं तब आप उनको कैंसिल कर सकते हो। तो बचा हुआ क्या पार्ट बचा, एक तो ये x बचा माइनस का 2x, तो इन दोनों को सॉल्व कर लो तो कितना बचा माइनस का x और ये माइनस का 2 इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा आपका 2x माइनस का 3। अब इसमें कहीं भी एक्स स्क्वायर नहीं आ रहा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं है। आप इसको अगर सॉल्व कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो बस आपको यस और नो बताना है, तो ऐसा नहीं कि आपको सॉल्व करके दिखाना है, ये दिखाना भी नहीं है इवन। तो मैं लेकिन फिर भी मैं दिखा देता हूँ आपको। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा और 3x और -1 इक्वल टू 0, इसको हटा देता हूँ इधर से। तो ये इसमें कहीं भी ये इस फॉर्म की नहीं आ रही है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, क्योंकि ये वाला जो टर्म है ये पूरा हट ही गया है, जीरो ही हो गया ये। तो ये यही टर्म है नहीं है, तो ये तो एक लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, और लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल होने का मतलब ये होता है इसका एक ही सॉल्यूशन है, एक्स की एक ही वैल्यू निकलेगी। क्वाड्रेटिक होने का मतलब होता है उसके दो सॉल्यूशन होंगे, एक्स की दो वैल्यू निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस फॉर्म की नहीं आ रही, यस इट इज नॉट अ, अब लिखोगे नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, एक्स की हम इस 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा,
x की इससे करोगे तो ये आ जाएगा 2x² और इस x की 1 से करोगे तो कितना आ जाएगा 1x। 1 को नहीं लगाते जनरली मल्टीप्लाई। -3 की 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 6x, और -3 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 3। इस x की अंदर मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट के अंदर तो x², x की 5 में करोगे तो कितना आ जाएगा 5x। फिर से वही, और लाइक लाइक टर्म मतलब सारी चीज़ों को जो है राइट हैंड साइड वाली चीज़ों को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ आप, तो कितना आ जाएगा, ये 2x है और ये x इधर प्लस का था, इधर आने के बाद माइनस का हो जाएगा x²। ये प्लस का x लिखा हुआ है और ये 5x इधर प्लस का इधर लाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, माइनस का 6x और माइनस का 3 इक्वल टू 0। आप पहला सॉल्व भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, आप किस टाइप से सॉल्व करना चाहते हो। इनको सबको सॉल्व कर लो तो देखो कितना आ जाएगा। अगर इनको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 4x। इन दोनों को सॉल्व करोगे और माइनस का 4x ये, माइनस का 6x ये, तो कितना आ जाएगा माइनस का 10x और माइनस का 3 ये इक्वल टू 0। तो क्या ये इस ax² प्लस bx इक्वल टू 0 इक्वल टू c इक्वल टू 0 की फॉर्म आ गई? हाँ बिल्कुल, ये इसकी फॉर्म आ गई। तो बिल्कुल लिख दो, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई यहाँ पर? हाँ ठीक है, नहीं कोई गड़बड़ नहीं है। यस इट इज द, लिख दो, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं तो ज्यादा वो नहीं लिख रहा हूँ, एक नंबर में क्वेश्चन आते हैं, आप बार बार मैं आपको बोलूंगा, आप जाकर चेक कर सकते हो। तो आप देखते हैं यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन इधर है तो इस वाले को इधर से सॉल्व कर देता हूँ। तो 2x की x में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 2x², और इस 2x की इस -3 में मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 6x। इस -1 की यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा माइनस का x। इस माइनस की -3 में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा प्लस का 3। अब इस x की इस x में मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर x² आ जाएगा, और इस x की -1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा -x आ जाएगा। इस 5 की इस x में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 5x आ जाएगा, और इस 5 की इस -1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा। तो इधर कितना आ जाएगा इधर कितना आ जाएगा 2x², और इन दोनों को सॉल्व करो तो माइनस का 7x प्लस का 3। यहाँ पर देखते हैं तो कितना आ गया x², इन दोनों को सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा 4x आ जाएगा माइनस का 5। अब ये पूरा जो सिस्टम है राइट हैंड साइड लिखा हुआ है, मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाता हूँ। तो 2x², अब ये जो x² है इधर प्लस का है तो इधर आने के बाद माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 7x ऐसे लिखो। अब ये 4x इधर कैसा है प्लस का है, इधर आने के बाद कैसा हो जाएगा माइनस का। अब मैं बार बार इसलिए बताता हूँ कि जो बच्चे, मैं स्पेशली उनका ध्यान रखता हूँ जिन बच्चों का मैथ वीक होता है, तो जिससे उनका भी हो जाए। ये प्लस का 3 है और ये माइनस का 5 है, माइनस का 5 इधर आने के बाद कैसा हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब इनको सॉल्व कर लो। 2x² में से 1 x² गए तो कितना बचेगा, केवल x², 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 11x, और यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 8 इक्वल टू 0। तो क्या ये जो हमारा इक्वेशन बना ax² bx प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म बन गई? हाँ जी बिल्कुल बना है। ठीक है, तो ये लिखेंगे यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है। अब दूसरा क्वेश्चन मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन में ये दे रखा है, तो अब मैं यहाँ पर ये लिख लेता हूँ x² प्लस 3x प्लस 1। ये जो लेफ्ट हैंड साइड थी इसी को मैंने ऐसे ही लिख लिया, इसमें कुछ सॉल्व करने का है नहीं। और राइट हैंड साइड में मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर ऊपर कर दे रहा है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर x² फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, यानी सेकंड टर्म है यहाँ पर कितना है 2, 2 का स्क्वायर करोगे 4, और -2 ab तो कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 4x। ठीक है, अब ये देखो x² से x² कैंसिल हो गया तो यहाँ पर कितना बचा 3x प्लस 1, और कितना बचा 4 माइनस का सॉरी ये 4 माइनस 4x। तो इस पूरे सिस्टम को, राइट हैंड वाले सिस्टम को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ। वैसे यहीं पता लग गया है कि ये जो है कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रही है। तो ये हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा। तो कितना आ गया ये 7x, और यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो आपको ये तो इस फॉर्म का बन ही नहीं रहा है ये। ठीक है, ए एक्स बी एक्स इक्वल टू सी इक्वल टू 0। तो ये जो टर्म है ना, ये ए एक्स स्क्वायर वाली, ये तो आ ही नहीं रही है। तो ये क्या बोलोगे, यस और नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो ये कोई पॉलिनोमियल नहीं, सॉरी ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बना रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर और क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर मैंने आपको पीछे फॉर्मूला बताया था, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पर। जैसे मैंने आपको बताया था a प्लस बी का होल क्यूब, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, फिर भी आपको वो फॉर्मूला अच्छे से याद होनी चाहिए। a क्यूब
प्लस बी क्यू प्लस का 3ab और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी। देखो बच्चे क्या करते हैं, इनको जिनको यही फॉर्मूले याद नहीं होते हैं, अब वो एग्जाम के अंदर क्या करेंगे, इन्हीं क्वेश्चनों को गलत कर देंगे। अब आप बेवजह इस टाइप के क्वेश्चन कटवा रहे हो, तो आपकी गलती है ये, आपको इस टाइप के क्वेश्चन कटवाने नहीं चाहिए। ये तो इजी की इजी कैटेगरी, देखो क्वेश्चन 3 टाइप के होते हैं, इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट। तो अब आप डिफिकल्ट तो आपसे होएंगे नहीं, अब इजी भी कटवा रहे हो तो फिर कैसे काम चलेगा, आगे तो नहीं हो पाएगा सॉल्व आपसे। तो अब यहाँ पर हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, एक्स की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 का मतलब हो गया, 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 8 प्लस 3 × एक्स × 2 और ब्रैकेट के अंदर 8। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। 2x की एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x की पावर 3, 2x की पावर 3 फिर 2x की -1 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 2x। तो देखो अब हम करते क्या है, इनको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा x की पावर 3 प्लस का 8 और इन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, ये 6x की यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 6x² और इस 6x की यहाँ 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 6 × 2 = 12x इक्वल टू, तो ये आ जाएगा 2x की पावर 3 माइनस का 2x। अब देखो इसमें ना क्वेश्चन को आप कैसे भी सॉल्व कर लो, इस पूरे सिस्टम को मैं कैसे भी सॉल्व कर लो, इधर ले जाता हूँ, आप कैसे भी कर लो। ऐसा नहीं कि भाई राइट हैंड साइड ले जाना है आपको, लेफ्ट हैंड साइड ले जाना है, लो आप इसको जो है, जो राइट हैंड साइड है उसको लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो x की पावर 3, ये 2x की पावर 3 इधर आपका माइनस का हो जाएगा, और ये जो 6x² तो इसको तो ऐसे लिखो, और यहाँ पर कोई स्क्वायर है ही नहीं है। अब देखो तो कितना बचेगा, एक तो प्लस का 12x और इधर आकर 2x प्लस का हो जाएगा, और कितना बचा यहाँ पर, और बचा हमारे यहाँ पर 8 बचा इक्वल टू 0। तो देखो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2x की पावर 3 और 6x² और इन दोनों को सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, 14x और प्लस का 8 इक्वल टू 0। अब आप यहाँ देख रहे हो ना, ये जो है ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यूबिक इक्वेशन बन गया, क्यूबिक इक्वेशन बनी है, और मतलब ये इस टाइप की फॉर्म की नहीं है ax। अब आप कहोगे तो है, तो इतना आ तो रहा है ये, अरे भैया ये भी आ रहा है, ये भी, ये होना नहीं चाहिए ये इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास एक कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है, तो नो लिखोगे आप, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हमने देखा कि भाई कैसे आप ये जो है, ये लास्ट वाला और कर लेते हैं, इसका लास्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो लास्ट वाले क्वेश्चन को के अंदर कोई ऐसा फॉर्मूला, हाँ इसमें भी दे रखा है, इसमें a-b का, तो मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ a-b का होल क्यूब दे रखा है। यहाँ पर आपको इसके फॉर्मूला आप देखते रहना और इसमें वैल्यू रखता जाऊंगा। तो कितना आएगा, a³ -b³ -3abc और ब्रैकेट के अंदर a-b, ये फॉर्मूला होता है। तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है मैं उसको ऐसे लिख लेता हूँ, x की पावर 3 और -4x² माइनस का x प्लस का 1 इक्वल टू, अब यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, तो x की पावर 3 और -2 की पावर 3 का मतलब हो जाएगा 8 -3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 2 और ब्रैकेट के अंदर x-2। आप ब्रैकेट यहाँ पर देखते जाओ फॉर्मूले को। तो देखो अब देखो x की पावर 3 है, x की पावर 3 है, ये कट गया। अब आप कहोगे इधर तो नहीं बन रहा था, देखो इधर नहीं बन रहा था, एक्सप्रेशन इसी टाइप का था। तो यहाँ पर 4 -4x की पावर 2 और माइनस का x+1 इक्वल टू, अब देखो ये माइनस का 8 ऐसे लिखो, ये जो 3 इनकी मल्टीप्लाई कर लो, ये लो मैंने मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दिया। अब माइनस का 8 तो ऐसे लिखो, और -6x के अंदर मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 6x² -6x की -2 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 12x, और इसको ऐसे लिख लो, माइनस का 4x और माइनस का x प्लस का 1। अब सारे एक्सप्रेशन को राइट हैंड वाले को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ। तो ये लिखा है माइनस का 4x² और माइनस का 6x² राइट हैंड साइड में माइनस का था, इधर आने के बाद ये प्लस का हो जाएगा। अब लिखो यहाँ पर माइनस का x, और इधर ये प्लस का था 12x प्लस है, इधर आने के बाद माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 1 प्लस का 1, और ये जो माइनस का 8 है इधर आएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x की पावर 2, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 13x, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 इक्वल टू 0।
तो क्या ये मेरे पास ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस फॉर्म का बना? तो आपका जवाब होगा हाँ जी बिल्कुल बना। ये कि मैंने क्या लिख दिया, हाँ ठीक है, ये बिल्कुल बना, तो आप लिखोगे यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपने देखा कि कैसे क्वेश्चन जो है मतलब सॉल्व करना चाहिए। और एक्सरसाइज का हमारे पास ये क्वेश्चन जो है वन खत्म हो गया। अब आती है वर्ड प्रॉब्लम। देखो वर्ड प्रॉब्लम के लिए आपको मतलब यहाँ पर अच्छे से नॉलेज होना जरूरी है। अच्छे से नॉलेज नहीं हुई ना तो समझ लो फिर नहीं होगा। क्योंकि ये देखो ये जो वर्ड प्रॉब्लम है ये 5 नंबर की आ रही है। और ये वर्ड प्रॉब्लम पहला तो जिन बच्चों का मैथमेटिक्स वीक्स है उनको ये रोक देगा, ठीक है, उनका तो होएगा नहीं। दूसरा, मॉडरेट टाइप के जो बच्चे हैं उनका ये आधे में छोड़ेंगे, आधे में खत्म कर देंगे उसको वो, ठीक है। जो बच्चे ठीक ठाक है जिनका मैथमेटिक्स अच्छा है एकदम, तो वो तो इसको कर सकते हैं। तो हड्डल क्या आती है? पहली तो हड्डल यही आती है कि जो इंग्लिश में लिखा हुआ है उसको समझ नहीं पा रहा है, पहली हड्डल। दूसरा हड्डल कि आपके क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि इसमें पिछले वाले कॉन्सेप्ट भी जो यूज होते हैं, जैसे यहाँ पर रेक्टेंगल का एरिया यूज होएगा, तो क्या वो आपको क्लियर है? अगर नहीं है तो फिर वहां पर हड्डल है। तो सॉल्व करने की हड्डल मतलब एक तो पढ़ने की हड्डल है, कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है आपको उसकी हड्डल है, फिर सॉल्व करोगे उसकी हड्डल है। तो मतलब 3-4 जगह ये आपको क्वेश्चन रोकेगा। फैक्टराइजेशन जब करोगे जब आपको रोकेगा कि भाई आपको वो 2 नंबर ही नहीं मिला जिनके मल्टीप्लाई करके ये है या माइनस प्लस करके ये है। तो अगर नहीं आपके पास से ये है तब फिर आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन मतलब ये और ऐसे क्वेश्चन 5-5 नंबर के आ रहे हैं। अगर मैं पिछले साल के आप जो है अगर आप जो पिछले साल की क्वेश्चन मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करा रखी है उसको देख रहे हो तो 5-5 नंबर के क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं। तो ठीक है, हम अपना ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि भाई कैसे क्या आंसर आएगा इसका। तो देखो ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करने का पर्पस, हमारा पर्पस सीखना है। तो सबसे पहले उसने रेक्टेंगुलर फील्ड बोला है तो हम यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर फील्ड बना लेते हैं, ठीक है। हो सकता है ये थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, ये थोड़ा सा मतलब रफ वो पेन पेपर होता है तो उसमें स्मूथ चलता है, यहाँ पर ये काफी फिसलता है पेन, तो जिसकी वजह से लाइन सीधी नहीं बन पाती है। कोशिश मैं करता हूँ। तो हमारे पास ये एक बी सी डी ए बी सी डी क्या बना? ए बी सी डी हमारे पास यहाँ पर ऊपर वाला हटा देता हूँ इसको। ए बी सी डी एक ये रेक्टेंगल है, ठीक है। अब इसका जो लेंथ है ये हमारा लेंथ हो गया, तो लेंथ को हम एल दे देते हैं और इसका जो ब्रेथ है इसको हम बी दे देते हैं, ठीक है। आप जरूर करना इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसा डायग्राम बनाकर, एक जो इंप्रेशन होता है वो अलग ही पड़ता है एग्जामर को कॉपी चेक करने में। तो अब हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर, तो अब देखिए हम उसने बोला है कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, सॉरी एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर, तो एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? लेंथ एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब यहाँ पर जो एरिया वो दे रखा है कितना है? 528 मीटर स्क्वायर। मैं यहाँ पर ये नहीं लिख रहा हूँ, ये हमारे पास गिवन है। तो L मल्टीप्लाई बी इक्वल टू 528, इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। फिर बोला लेंथ ऑफ द प्लॉट, जो लेंथ है प्लॉट की इज, देखो ये बहुत जरूरी है कि आप इसको डिकोड करो। लेंथ मैंने अभी जितना भी इतना पढ़ा था उसको उससे मैंने ये डायग्राम बना के लिख दिया, और ये जो इक्वेशन थी 1, लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ये क्या कह रहा है? वो कह रहा है अगर आपने ब्रेथ को x लिया है, आप समझ रहे हो, मैंने यहाँ पर ब्रेथ को ये लिया है, ये b, आप कुछ भी ले सकते हो। अगर आपने ब्रेथ को यहाँ पर x लिया है तो लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ हो जाएगी 2x+1, समझ रहे हो। तो अब यहाँ पर हम, ये था हमारे पास स्टेटमेंट। तो अब हम क्या करते हैं, उसने बोला है कि जो यहाँ से क्वेश्चन निकल रहा है वो लेंथ, तो लेंथ की वैल्यू कितनी है? लेंथ इक्वल टू लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन का मतलब 1 प्लस करेंगे, मोर प्लस करेंगे, क्यों? क्योंकि मोर लिखा हुआ है। ट्वाइस इज ब्रेथ, तो ब्रेथ का आप ये कर दो और 1, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब आपको करना क्या है, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इस इक्वेशन नंबर 2 से एल की वैल्यू यहाँ रख दो। तो अब मैं, देखो ये जिसको नहीं समझ आ गया तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर समझ लो। उसने बोला है कि भाई आपके पास ऐसा कोई, ये रेक्टेंगल कबाड़ हो गया इसका। उसने बोला है लेंथ ऑफ द प्लॉट ऑफ द ये इज 1 मोर देन ट्वाइस। अगर आपका जो ब्रेथ है, मान लो कि हम मान लेते हैं ये 10 सेंटीमीटर का है, 20 सेंटीमीटर मान लेते हैं, सॉरी ये ऊपर वाला होता है, ये लेंथ, ये इसको ब्रेथ मानते हैं। ये 20 सेंटीमीटर का या मीटर जो भी कुछ है, तो लेंथ कितनी होगी? इसका ट्वाइस करो, ट्वाइस का मतलब 2 मल्टीप्लाई
20 और इसमें 1 प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा 41। तो ये मैंने ऐसी हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया, मैंने आपको ये समझाने के लिए कि भाई इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो हमारे पास ब्रेथ निकल गई। अब जो है हम यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। तो ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 2 से एल की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 के अंदर मैं रख देता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है मेरे पास? इक्वेशन नंबर 1 है कि एल मल्टीप्लाई बी इक्वल टू 520। एल की वैल्यू मैं रखता हूँ इक्वेशन नंबर 1 से, तो 2p प्लस 1, और ये जो b था इसको ऐसे लिखो 528। मल्टीप्लाई कर दो b के अंदर तो कितना आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू 528। 528 को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आता हूँ, इधर आपका माइनस का हो जाएगा क्योंकि मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी 528। एक समस्या खत्म हो गई तो दूसरी समस्या तैयार है। दूसरी समस्या तो क्या तैयार है कि आप दो नंबर ऐसे लाओ कि जिनकी मल्टीप्लाई करके आप बोलोगे जिनकी मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए 520 आना चाहिए, ये गलत है। 520 नहीं आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने के बाद उसका जानते हो कितना आना चाहिए? ये जो 528 है, सॉरी 520 बोला मैंने, गलत बोला। 520 मल्टीप्लाई टू, इनका प्रोडक्ट करके जो आए वो आना चाहिए। तो दो नंबर ऐसे लाओ, देखो प्रोडक्ट करके दिखाने की जरूरत नहीं है यहाँ, इसी से मिल जाएगा। तो दो नंबर ऐसे लाओ जिनका प्रोडक्ट करके ये आ जाए, इन दोनों का नंबर, और माइनस करके 1 आ जाए। तो फिर क्या है, क्या ऐसे दो नंबर क्या है? या तो आपको पता हो कि भाई ऐसे दो नंबर क्या है, या नहीं पता है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। वैसे रिप्रेजेंट द सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसने बोला है वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। अब देखो यहाँ पर बोला इसने कुछ और है, निकलवा कुछ और है, बोला तो उसने केवल यही छोड़ दो, लेकिन हमको वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, हमको इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। अब देखो, अब आप दो नंबर लाओ ऐसे कि भाई जो है दो नंबर कहाँ से लाओगे आप? तो दो नंबर तो आपको लाने पड़ेंगे जब भी सॉल्व होएगा। इसका तरीका ये होता है, इसके फैक्टर कर लो। फैक्टर कैसा? 528, 5 ये 2 को अभी ऐसे ही रहने दो, तो 528 के फैक्टर करोगे तो कितना जाएगा? 2 2 जा 4, 6 और 4, और कितना आ गया 500, 2 2 जा 4, नहीं नहीं ये गलत कर दिया मैंने यहाँ पर, ये आएगा। और अब ठीक है, फिर आप 2 से करो, 2 3 और 2, फिर 2 से करो तो 2 6 और 6, फिर 2 से करो 3 3, और 2 से कर दिया, फिर करो आप 3 से, फिर करो 11 से। तो ये हमारे पास फैक्टर आ गए। कितने आ गए? 1 2 3 4 और एक 5। 5 2 है हमारे पास, इसी से नंबर लिख लेंगे। कभी आप सोच रहे हो यहाँ पर कि नंबर कहाँ से आएंगे? 1 2 3 4 5, और एक हमारे पास है 3, और एक ये है। अब यहाँ से कॉम्बिनेशन बनाओ, कैसे कैसे बना सकते हो, क्योंकि मल्टीप्लाई करके कुछ ऐसा मतलब ऐसे आए तो देखो देखो, अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हो, ठीक है, तो और इनकी टू टू, एक दो तीन चार पाँच, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो इसका मतलब 33 और 32 दो नंबर हमारे पास ऐसे आ गए कि जिनकी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर आ जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट करके, और इन 33 में से 32 माइनस करें तो हमारे पास 1 मिल जाएगा। तो आपको समझ में आया ये बड़े नंबर होते हैं, तो इसका तरीका एक यही होता है। मुझे नहीं पता कि टीचर लोग ऐसा ये सारी चीजें बताते हैं, उनको बताना चाहिए कि भाई कैसे फैक्टर निकाले जाएं, क्योंकि ये एक अपने आप में हर्डल है। यहाँ पर आपने क्वेश्चन यहाँ पर अगर आप ले भी आए तो आगे नहीं पढ़ा पाओगे, आपको रोक दोगे उसको। उसका एक रीजन यही है कि बच्चों को ये आता ही नहीं है यहाँ पर। तो जिनको नहीं आता है तो वो रोकेगा ही यहीं पर क्वेश्चन को, क्या करेगा फिर वो, उसको पता ही नहीं है कि क्या दो नंबर है। तो ऐसा नहीं है कि इसने केवल यहाँ आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा ये। तो अब हम लिखते हैं 2b, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 33 माइनस 32, और b लिखना पड़ेगा, x में नहीं है इक्वेशन, आप x में भी कंसीडर कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि भाई ये x में आप कंसीडर नहीं कर सकते हो। तो कितना आ जाएगा 2b² माइनस का 33b और माइनस का 32b और माइनस का 528 इक्वल टू 0। दो दो की पेयरिंग करो यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा? पहले में से b कॉमन ले लो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2b प्लस का 33, और यहाँ से क्या लोगे, यहाँ से आप 16 बाहर निकालो माइनस का, तो माइनस का 16 जब बाहर निकालोगे तो कितना आ जाएगा 16 टू जा, और यहाँ पर कितना है 16 की टेबल में ये जाएगा 33 टाइम, और इक्वल टू 0। तो मैं इसको इधर सॉल्व करता हूँ जरा।
तो कितना आ जाएगा, देखो ब्रैकेट में एक जैसी चीजें बन गई, इनको एक ब्रैकेट में बंद करो, तो 2b प्लस 33 और जो रिमेनिंग चीजें उनको एक ब्रैकेट में बंद करो, जैसे बी, सॉरी मैंने यहाँ पर बी स्क्वायर लिखा है, ये बी स्क्वायर नहीं है, ये केवल बी है, तो बी प्लस सॉरी बी माइनस 16 एक ब्रैकेट में बंद करो इक्वल टू 0। अब आपको करना क्या है, केस 2 लो, केस नंबर वन क्या हो जाएगा, 2b प्लस 33 इक्वल टू 0। तो यहाँ से b की जब वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस की 33/2। लेंथ आपकी माइनस में आ गई, तो इसको इग्नोर करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे, क्योंकि लेंथ एंड ब्रेथ, यानी लेंथ एंड ब्रेथ कैन नॉट बी इन निगेटिव, तो आप लिखोगे नेग्लेक्टिंग इसको, ठीक है, नेग रीजन भी लिख सकते हो। अब दूसरा केस लेते हैं, तो दूसरा केस क्या है हमारे पास, केस नंबर सेकंड में क्या करना है आपको, b माइनस 16, आप सीधा लिख सकते हो वैल्यू b माइनस 16 इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 16। तो यहाँ पर आप इस ब्रेथ को कंसीडर कर सकते हो। तो अब हमारे पास जो है, मैं यहीं पर निकाल देता हूँ इसको थोड़ा इधर कर कर, ठीक है, ये देखिए यहीं सॉल्व कर देता हूँ मैं आपको, यहाँ पर इसको लाइन ड्रॉ करके, क्योंकि ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन बचा नहीं है। तो मेरे पास ब्रेथ निकल गई, तो ब्रेथ कितनी आ गई मेरे पास, ब्रेथ आ गई 16 मीटर। तो लेंथ कितनी आ जाएगी, लेंथ यहाँ वैल्यू रख दो, तो 2b प्लस 1, 2 मल्टीप्लाई 16 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा, 16 टू 32 और ये आ जाएगा 33 मीटर। तो लेंथ एंड द ब्रेथ हमने जो प्लॉट की कैलकुलेट कर ली, ये हमारा आंसर था और ये हमने यहाँ पर फिनिश कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, तो यहाँ पर टू, देखो यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है, टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, तो पॉजिटिव इंटीजर्स आपको लेट करने हैं यहाँ पर। देखो पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स आप कहोगे जीरो, जीरो पॉजिटिव नहीं होता, निगेटिव नहीं होता, जीरो नाइदर भी पॉजिटिव नॉर भी निगेटिव। तो आप इंटीजर आपके कहाँ से स्टार्ट, कहाँ से बचे, 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ बचे। तो हम क्या काम करते हैं, सीक्वेंस में हम जब भी लेना होता है तो सीक्वेंस में यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्जिक्यूटिव का मतलब सीक्वेंस में, तो ऐसे लेट करेंगे, फर्स्ट लेट फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू एक्स, फिर दूसरा मैं कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लेट करूंगा यहाँ पर, तो सेकंड ये लिख देता हूँ कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, आप लिख लेना इसको, तो x प्लस 1। तो जब भी आपको दो पॉजिटिव इंटीजर को लेट करना हो, तो एक को आप x लोगे, दूसरे को x प्लस 1 लोगे, ठीक है, तो ये जो है फॉर्म होती है, आपको ये पता होना चाहिए, जिन बच्चों को नहीं पता है तो देखो फिर वो गलती करेंगे। अब वो कह रहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट, इसका x और x प्लस 1 का प्रोडक्ट जो है 360 के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या आ गया, इसका मतलब आया कि x मल्टीप्लाई और x प्लस 1 इक्वल टू 360, इन्होंने बोला है प्रोडक्ट ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इक्वल टू 360, तो x की मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, x और इक्वल टू 360, 360 को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ जाते हैं, तो ये माइनस का इधर का हो जाएगा। अब दो, फिर से वही वाली बात, दो नंबर ऐसे लाओ जिनकी मल्टीप्लाई करो 306 आ जाए, 306 आ जाए और माइनस करके 1 आ जाए, तो ऐसे दो नंबर कौन से होंगे, फैक्टर करने पड़ेंगे। तो करो फैक्टर इसके, तो किससे करोगे, आप 3 से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि भाई 3 से करने से नहीं आएगा, 3 की टेबल में कर लो, 3 1 जा और 3 2 जा। अब 2 से कर लो, तो 2 की टेबल में, और 2 5 जा, और 2 5 जा और 2 बन जा, तो कितना जाएगा 7 टाइम में, अ, ठीक है, जो 13 और 7 जा होते हैं वो कितने होते हैं, 51 होते हैं। नहीं ये कुछ गड़बड़ हो गया है यहाँ पर, ये गड़बड़ है, ये 3 से ये जाएगा 3 से, ये गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। 3 की टेबल में 3 1 जा और ये अब ठीक है, तो ये मैंने पीछे गड़बड़ कर दिया था, मैंने कहा कितना था 7 13 जा तो 3 मल्टीप्लाई
2 × 3 × 17, ठीक है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, यानी 18 और 17 मेरे पास दो नंबर आ गए जिनकी मल्टीप्लाई करके 306 आ जाएगा और माइनस करके 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये हर्डल है, ये आपको अगर आपने ये नहीं सीखा तो फिर आप छोड़ दोगे 5 नंबर का क्वेश्चन। तो एक्स स्क्वायर, तो इसके अंदर लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर 17 माइनस वो 18 माइनस 17 और 306 इक्वल टू 0, और यहाँ पर लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस का 18x माइनस का 17x और माइनस का 306 इक्वल टू 0। पेयरिंग करो दो दो की, तो कितना बचा यहाँ पर, x निकालो बाहर, तो x प्लस 18 और यहाँ से माइनस का 17 बाहर निकालो तो x प्लस 18 रह जाएगा ब्रैकेट के अंदर। ब्रैकेट के अंदर जो एक जैसी चीजें इनको एक ब्रैकेट में बंद कर दो, तो x प्लस 18 को एक ब्रैकेट के अंदर बंद करा, दूसरे ब्रैकेट के अंदर जो रिमेनिंग चीजें रहेगी जैसे यहाँ पर x रह गया और यहाँ पर माइनस का 17, इनको एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो। तो हमारे पास जो है ये हमने जो है यहाँ पर ये सारी चीजें निकाली। केस नंबर 1 करो, तो केस नंबर 1 में क्या आ जाएगा, केस नंबर 1 में आ जाएगा x प्लस 18 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 18। इसको नेग्लेक्ट करेंगे, उसने बोला पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो नेग्लेक्टिंग इसको, ठीक है, इग्नोरिंग नेग्लेक्टिंग जो भी कुछ है पॉजिटिव आप लिख सकते हो। पॉजिटिव इंटीजर कैन नॉट बी नेगेटिव, पॉजिटिव इंटीजर है तो पॉजिटिव भी आना चाहिए। फिर दूसरा हम केस लेंगे, केस नंबर सेकंड, तो x माइनस का 17 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 17। तो ये जो वैल्यू है इसका मतलब ये वैल्यू एक्सेप्टेड है, x जो x की वैल्यू है यहाँ पर वो कितनी आ रही है, प्लस का 17। तो इसका मतलब फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव हमारे पास जो फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू 17। और मैं यहाँ पर सीधा लिख देता हूँ, आपको सीधा नहीं लिखना, आपको लिखना है सेकंड कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू, मैं सीधा सेकंड लिख रहा हूँ, ठीक है। तो कितना था, x प्लस 1 था और x की वैल्यू 17, यानी 17 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा, 18। दिस इज आंसर। तो यही हमारे पास जो था आंसर था इसका। अब एक क्वेश्चन और है हमारे पास, इसके बाद में हम ये लेक्चर समाप्त करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हाँ, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। जो रोहन्स की मदर है उसकी मम्मी उससे 26 साल बड़ी है रोहन से। तो हम रोहन की एज को यहाँ पर लेट करेंगे। मैं इतने क्वेश्चन, इतने वाले पार्ट को जो है डी कोड करने के लिए जा रहा हूँ। ये वाला जो, देखो डी कोड मैं बोलता हूँ, डी कोड का मतलब यही होता है कि आपको उस क्वेश्चन की कंप्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग, आप हर पॉइंट को कोड कर सकते हो, इसके अंदर डी कोड कर सकते हो कि क्या लिखा हुआ है, क्या मतलब है। मैथमेटिक्स में ये चीजें होती है, एप्लीकेशन जब भी आता है तो उसके अंदर आपको क्वेश्चन को तोड़कर क्या मतलब है उसका, मैथमेटिक्स की फॉर्म में लिखना होता है। तो लेट कर लेंगे यहाँ पर, लेट रोहन की एज को हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं। लेट प्रेजेंट एज करते हैं हम, लेट प्रेजेंट एज होता है रोहन, प्रेजेंट एज ऑफ द नहीं लिखना, अब द नहीं लगता है, ऑफ रोहन इक्वल टू एक्स और उसका ईयर्स डाल दो। उसकी मदर की एज, उसकी मदर की जो है प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज ऑफ मदर, प्रेजेंट एज ऑफ मदर। देखो माता की जो एज है, उसने बोला रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, तो माता की एज कितनी हो जाएगी उसकी, एक्स प्लस 26, ठीक है। वो कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी इतना। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर इतना पार्ट परेशान करेगा। वो कह रहा है कि 3 साल के बाद, तो पहले उनकी 3 साल की एज निकाल लेते हैं। तो ऐसे लिखते हैं आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स रोहन्स एज इक्वल टू, तो देखो रोहन की प्रेजेंट, देखो यहाँ समझो,
अगर किसी पर्सन की एज अभी प्रेजेंट मतलब कोई भी पर्सन हो सकता है, लड़की लड़का, 15 साल है, तो 3 साल के बाद कितनी होगी उसकी एज? अरे 3 प्लस कर दो। और 4 साल बाद पूछा जाए कि भाई 4 साल बाद उसकी एज, सॉरी 4 साल पहले उसकी एज कितनी थी, 4 कम कर दो। ठीक है। तो प्रेजेंट एज हम उसकी मदर की प्रेजेंट एज को तो रोहन की प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी? प्रेजेंट एज, सॉरी, प्रेजेंट एज रोहन की एक्स है, और तो 3 साल के बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी? 3 साल के बाद उसकी एज हो जाएगी x+3। ठीक है। और मदर की एज कितनी हो जाएगी आफ्टर 3 इयर्स? आफ्टर 3 इयर्स मदर्स एज, तो मदर्स कितनी हो जाएगी देखो, माता की जो प्रेजेंट एज है कितनी है, x+26, और इसके अंदर आपको डी और प्लस कर देना, तो कितनी हो जाएगी, x+29। ठीक है, ये हमारे पास 3 साल के बाद उसकी मम्मी और उसके बेटे रोहन की एज आ गई। अब उसने यहाँ पर बोला है कि इनकी जो, देखो, द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज आफ्टर इन ईयर्स आफ्टर 3 इयर्स विल बी नाउ इज दिस। तो वो कह रहा है कि इनका दोनों का प्रोडक्ट, किसका, x+3 और x+29, इनका प्रोडक्ट आपको किसके इक्वल करना है, इसका प्रोडक्ट करना है आपको 360 के इक्वल। तो आपको अब मल्टीप्लाई कर देना है, बस नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर। तो हम नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा देखो, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इस x की इस x में करेंगे तो x², और इस x की इस 29 में करेंगे तो 29x, इस 3 की इस x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, और ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है 3 × 29, तो मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाता है, 3 3 जा 9, 90, और 3 कम कर दो तो कितना आ जाएगा 80, ये आ जाएगा 237 आ जाएगा। ठीक है, तो 237, ठीक है, कितना आ जाएगा 230, नहीं 237 नहीं आएगा, ये आ जाएगा 87, कुछ गड़बड़ हो गया था, और इक्वल टू 3 है। अब हम क्या इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, x², तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32, और प्लस 87, 360 को इधर ले आते हैं, तो अब माइनस कर लेते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, तो कितना आ जाएगा, तो x² + 32x, तो कितना आ जाएगा, माइनस का बचेगा 10, एक तो 3, और दूसरा कितना बचा यहाँ पर 8, यानी 7 आ जाएगा, और कितना 2, यानी 273 आ गया, इक्वल टू ये। तो अब हम फैक्टर करेंगे इसके, कि मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आना चाहिए और प्लस करके ये आना चाहिए, तो मैं इधर कर लेता हूँ। तो ये जो है इसको मैं इधर कर देता हूँ। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो अब हमारे पास कौन से नंबर आने चाहिए मल्टीप्लाई करके, देखो मैं यहाँ लिखता हूँ कि हमारे पास दो नंबर ऐसे हों जिनका मल्टीप्लाई करके 273 आ जाए, और माइनस करके a - b करके हमारे पास 32 आ जाए। तो दो नंबर कौन से होंगे, दो नंबर आपके, देखो कैसे निकालोगे दो नंबर, फैक्टर कर लो, 273 के फैक्टर करो, यही बताएगा कि भाई दो नंबर वैसे कौन से हैं। तो 3 की टेबल से करो, तो 3 9 और 3 बन जा, और फिर 7 की टेबल से करो तो कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 30। तो अगर इन दोनों नंबरों को आप प्लस कर इन दोनों नंबरों को नहीं, एक सेकेंड, 13 आ गया, और हाँ, तो ठीक है, कितना आना चाहिए, और हाँ ठीक तो है, नहीं नहीं माइनस करके आना चाहिए, कुछ गड़बड़ हो रही है। दो नंबर हमको मिल गए, एक ये और एक ये,
तो माइनस करके आना चाहिए, तो हम और एक तो ये ले लेते हैं 13 और ये, तो कितना आ जाएगा 39 माइनस का 7, तो कितना आ जाएगा 32, और मल्टीप्लाई करोगे तो यही, तो हमारे पास दो नंबर मिल गए 39 और 7। तो हम यहाँ पर इन दो नंबरों को लिख लेते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ। तो मेन जो होता है इसके अंदर फैक्टराइजेशन को करना, ये अपने आप अभी काफ़ी चैलेंजिंग होता है, आपको नंबर का कॉम्बिनेशन निकाल कर बनाना होता है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर, और आप इसको लिखोगे 39 माइनस 7 और x, और ये माइनस का 273 इक्वल टू 0, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर 39x माइनस का 7x और माइनस का 273 इक्वल टू ये। तो सॉल्व करते हैं हम इसको, तो क्या आप पहले दो टर्म से आप x कॉमन ले लो और फिर देखते हैं। तो यहाँ से x बाहर लो, x प्लस 39। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन लोगे, माइनस का 7 लो। अगर आप ये 273 को डिवाइड 273 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितने 39 टाइम जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा अंदर x प्लस 39 इक्वल टू 0। तो 30, ये दोनों एक जैसी चीजें हो गई, x प्लस 39 एक ब्रैकेट में बंद करो और x माइनस 7 को एक ब्रैकेट में बंद करो। अब केस नंबर 1, केस नंबर 2, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे लो। देखो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, जो आपकी मैडम कराती है आपको ब्रैकेट डलवा कर। तो x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 39। तो x की वैल्यू माइनस का 39 आ गया। अब ये क्या x क्या आया, x आया एज ऑफ द रोहन, लेकिन ये तो x में आया तो इसको नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि एज कभी माइनस में नहीं होती है। उसके बाद में x माइनस 7 को 0 के इक्वल करो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो प्रेजेंट एज कितनी आ गई, अब यही पूछ रहा था उसने। मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ, इधर इसको इधर कर देता हूँ। उसने क्या बोला था, उसने बोला था कि आपको प्रेजेंट एज बतानी है। किसकी प्रेजेंट एज बतानी है, अब वी वुड लाइक टू फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द, दोनों की बता देते हैं हम। वैसे इसने यहाँ पर रोहन की पूछी है, तो ऐसे लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। तो प्रेजेंट एज ऑफ रोहन कितनी आ जाएगी 7 ईयर्स, और उसकी मम्मी की एज लिख देते हैं प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर। तो कितना करो 29 प्लस ये, तो कितना आ जाएगा 36। तो हमारे पास ये इतना आंसर आ गया, ठीक है। तो उसने वैसे तो रोहन की एज के बारे में ही पूछा था, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन ये आते हैं तो वो आगे पूछ लेता है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये हम जो है एनसीईआरटी के क्वेश्चन 3 तक, इसके बच्चे कुछ क्वेश्चन हम दूसरे लेक्चर में देखेंगे। और हम ये जो है एनसीईआरटी का जो लेक्चर है इसको यहीं समाप्त करते हैं। और जैसी एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी तो मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन और आपको साथ साथ पिछले साल के बोर्ड के क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि मतलब मैं किसी प्राइवेट बुक को प्रमोट कर रहा हूँ, लेकिन एक्स्ट्रा आपको कहीं से भी मिल सकता है मटेरियल, वो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सैम्पल पेपर आपको प्रोवाइड कराए जाए, सॉल्व कराए जाए। तो मैं अपनी साइड से भी इशू कराऊंगा। तो ये अपना हम लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।